हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 1 जुलाई के एपिसोड में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। सेकेंडली वी शैल डिस्कस अबाउट न्यू रॉ चिफ एंड इंडियाज इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। Thirdly, we shall discuss about Kolhapuri chappals and GI tag related issue. Or fourthly, we shall discuss about food apps changing Indian society. And lastly, we shall talk about National Statistics Day. चलिए शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 1 के टॉपिक से, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो भारत में कुछ रिवर्स सरप्लस होती है, मतलब इनमें इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज़ और इंडस्ट्रीज़ के यूज़ होने के बाद भी एक्स्ट्रा पानी होता है। जबकि कुछ रिवर्स होती है जो डेफिसिट है, जहां पानी की कमी होती है और लोगों की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। तो आइडिया ये है कि सरप्लस रिवर्स का पानी उन डेफिसिट रिवर्स तक ले जाया जाए। सबसे पहले ये आइडिया 1919 में सर आर्थर कॉटन, जो मद्रास प्रेसिडेंसी का चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने ये प्रपोजल दिया था। इंडिपेंडेंस के बाद 1970s में डॉक्टर के.एल. राव, जो यूनियन मिनिस्टर, इरिगेशन का मिनिस्टर था उस टाइम, उन्होंने ये इस आइडिया को दोबारा उठाया और फिर जाके 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन और सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान या एनपीपी। अभी एनपीपी को हम लोग 2 कंपोनेंट में बांट सकते हैं। पहला हो गया हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट जिसमें 14 रिवर्स इन्वॉल्व है, और दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट जिसमें 16 रिवर्स इन्वॉल्व है। प्लानिंग अभी ऐसे किया गया था कि पहले पेनिनसुलर रिवर्स के इंटरलिंकिंग से स्टार्ट होगा, सेकेंडली हिमालयन रिवर्स को इंटरलिंक की जाएगी और बाद में हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स को भी कनेक्ट किया जाएगा, जैसे महानदी को गोदावरी से कनेक्ट करना। अब बात करते हैं केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर एनपीपी। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंदर आने वाला पहला प्रोजेक्ट है। इसमें केन और बेटवा रिवर्स को जोड़ा जा रहा है। दोनों रिवर्स मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और दोनों यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है। प्रोजेक्ट में 221 किलोमीटर लंबी एक कैनल बन रही है और इसमें दौधन डैम भी शामिल है, जिसका काम है केन रिवर्स के जो सरप्लस पानी है उसको बेटवा तक लेके जाना। ये बुंदेलखंड के ड्रॉट प्रोन रीजन के लिए काफ़ी क्रूशियल है। अभी जब केन से बेटवा पानी फ्लो होगी, रास्ते पे ही आप लोग बोल सकते हो कि बुंदेलखंड पड़ेगा, विच फेसेस डाउट्स। तो ये बुंदेलखंड के लिए एक एडवांटेज सिचुएशन हो पड़ेगा। लग तो रहा है कि सब कुछ सही है ऐसे करने में, लेकिन एक बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न भी है इसमें। केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है और ये प्रोजेक्ट उस रिजर्व के एक हिस्से को सबमर्ज कर देगा। वल्चर्स और जैकल्स जैसे स्पीसीज का हैबिटेट भी डिस्टर्ब होगा। इसी टॉपिक पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 के दूसरे टॉपिक की, इंटरनल सिक्योरिटी, न्यू रॉ चिफ और इंडिया की इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट ने नए रॉ चीफ को अपॉइंट किया है। उनका नाम है परग जैन। ये अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए अप्रूव किया गया है। अब रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता क्या है? ये भारत की प्राइमरी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका काम है फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में काम करना और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। रॉ का फॉर्मेशन 1968 में हुआ था। ये क्रिएट हुआ था उस वक्त के इंटेलिजेंस फेलियर्स के कारण, जैसे साइनो इंडिया और इंडो पाक वॉर्स। ये एजेंसी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के कमांड में काम करती है और कैबिनेट सेक्रेटरी को एडमिनिस्ट्रेटिवली रिपोर्ट करती है। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। रॉ का मोटो है धर्मो रक्षति रक्षित, द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। अब थोड़ा बात करते हैं इंडिया की ओवरऑल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अभी जैसे कि हम लोगों ने रॉ डिस्कस किया, अभी इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज है जो इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल आईबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1887 में। इसका पेरेंट मिनिस्ट्री अगर बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इसका रोल है इंटरनल और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। आईबी दुनिया के सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक है। दूसरा हो गया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी इंटेलिजेंस विंग्स होती है। अभी ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही रिपोर्ट करते हैं। ये तो हो गया इंटेलिजेंस एजेंसीज। इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चलिए थोड़ा नज़र डालते हैं। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, जैसे सैटेलाइट इमेजरी और सिग्नल इंटरसेप्शन। इसको एनटीआरओ भी कहते हैं। अभी एनटीआरओ साइबर सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग में भी काम करती है। दूसरा हो गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइम जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को ट्रैक करता है।
तीसरा हो गया मल्टी एजेंसी सेंटर। इसका फॉर्मेशन कारगिल वॉर के बाद हुआ था। ये 28 प्लस इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग को इंश्योर करता है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स, जिसको हम लोग CCTNS भी कहते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। एक नेटवर्क है। इसका गोल है सारे स्टेट पुलिस को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। इटालियन लग्जरी ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा ज़रूर, प्रदा ने अपने मेंस स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन में कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर्ड डिज़ाइन दिखाया। पहले प्रदा ने इस इंस्पिरेशन का क्रेडिट नहीं दिया था, लेकिन जब काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ तब उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये डिज़ाइन ट्रेडिशनल इंडियन कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर्ड है। अब बात यह है कि कोल्हापुरी चप्पल्स को इंडिया में GI टैग मिला हुआ है, यानी ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ओरिजिन और आइडेंटिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। अभी लोकल आर्टिसंस का ये कहना है, जो इन चप्पल्स को बनाते हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ उन लोगों को 250 से 400 रुपये तक मिलता है एक पैर के लिए, जबकि प्रदा जैसे ब्रांड एक पैर से 1 लाख कमा सकता है। तो सवाल ये उठता है, अगर थोड़ा भी इकोनॉमिक बेनिफिट वापस इन आर्टिसंस को पहुंच जाए तो कोल्हापुर की लोकल इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिल सकता है। चलिए अब समझते हैं GI टैग यानी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और क्या आर्टिसंस का मांग लीगल है अंडर GI टैग। तो GI टैग 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिखाता है। प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक रीजन से ओरिजिनेट होता है, उसके एक स्पेशल क्वालिटी या यूनिकनेस होता है, जैसे दार्जिलिंग टी। अब इस टैग का मेन पर्पस क्या है? जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसके डुप्लीकेट्स, फेक्स भी मार्केट में आ सकती है। ये फेक्स उस ओरिजिनल प्रोडक्ट की रेपुटेशन को ख़राब कर देते हैं। तो GI टैग के थ्रू ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के नाम को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरे लोग चाहे वैसे ही प्रोडक्ट बना ले, लेकिन उस नाम का यूज़ नहीं कर सकते, जो GI प्रोटेक्शन में आता है। लीगल एंगल भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। GI प्रोटेक्शन मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919 के अंदर। ये एक्ट WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। GI टैग की वैलिडिटी होती है 10 साल के लिए और उसको रिन्यू भी किया जा सकता है। ये टैग एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए लागू होता है। अभी GI टैग का जुरिस्डिक्शन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट को इंडिया में GI प्रोटेक्शन मिला है तो वो प्रोटेक्शन सिर्फ इंडियन मार्केट में ही वैलिड है। बाहर के देशों में अगर कोई उस प्रोडक्ट का कॉपी बनाता है तो इंडिया का GI टैग उस पर डायरेक्टली लागू नहीं होता। इसलिए प्रदा जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स पर GI टैग का लीगल इफेक्ट अप्लाई करना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं 4th टॉपिक के बारे में, फूड एप्स चेंजिंग इंडियन सोसाइटी। IIT गुवाहाटी के एक रिसर्च पेपर ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग इशू उठाया है। जैसे स्विगी और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स होते हैं, इंडियन सोसाइटी को वो चेंज कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। रिसर्च के मुताबिक ये ऐप सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडियन कल्चर, जेंडर रोल्स और सोशल डायनेमिक्स को भी धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा है। तो आइए थोड़ा समझते हैं ये इम्पैक्ट क्या है। पहला हो गया डिजिटाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेस। आज फूड का एक्सपीरियंस सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी फूड कल्चर का हिस्सा बन चुका है। हर यूज़र फीडबैक देता है और ये डिजिटाइजेशन फूड चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। कास्ट और कम्युनिटी डिवाइड ब्लर हो रहा है। फूड डिलीवरी का पूरा प्रोसेस, जैसे प्रोडक्शन, पैकेजिंग और डिलीवरी, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को इन्वॉल्व करता है। तो ये एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बन रहा है, जहाँ कास्ट या कम्युनिटी बैरियर्स काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाते हैं। फूड प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही है इंडिया का ट्रेडिशनल क्विजिन कल्चर में। जहाँ एक स्पेशलाइज्ड कुकिंग ट्रेडिशन था एक समय, अब उसमें हर टाइप का खाना ऐप में ही अवेलेबल है। इसे हम होम कुक फूड का वैल्यू थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। एक और रिसर्च था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के द्वारा की गई थी ये रिसर्च। इसमें बोला गया था कि इंडियन किचन और वेस्टर्न किचन का एक कंपैरिजन दिया गया था। इंडियन किचन में ज़्यादा वैरायटी होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग और डेडिकेशन की डिमांड करता है ये, और वेस्टर्न किचन में कम वैरायटी होता है, लेस ट्रेनिंग चाहिए और फूड प्रिपरेशन एक नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटी है जिसे ईजिली मैनेज किया जा सकता है। तो ये जो इंडियन सोसाइटी में डिवीजन ऑफ वर्क है, जिसमें मैन बाहर काम करता है और वुमेन किचन संभालती है, इसे सिर्फ पैट्रियार्की का सिंबल कहना ठीक नहीं होगा। ये रिपोर्ट के मुताबिक कहना था। रिसर्च कहता है कि ये एक कल्चरल प्रिजर्वेशन का भी एक फॉर्म हो सकता है, जहां हम अपने रिच क्विजीन हेरिटेज को सर्वाइव करने के लिए ये सब करवा रहे हैं। लेकिन इस डिवीजन का कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, जैसे कि इकोनॉमिक सब्जुकेशन। वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत लो होता है।
फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है, चाहे वो फादर पे हो या हस्बैंड पर। ये करने से डिग्निटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑल्सो, और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जेंडर बेस्ड फोर्स नहीं, पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी में नॉर्मलाइज होना चाहिए, जैसे कि हस्बैंड्स को भी घर का काम उठाना चाहिए। इंडियन किचन्स को टेक्निकली मॉडर्नाइज करना होगा ताकि कम लेबर और ज़्यादा कन्वीनियंस मिले। और एक इंटरेस्टिंग बात, फूड डिलीवरी ऐप्स ने कुकिंग के स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है। आज कोई भी कभी भी आपसे फूड ऑर्डर कर सकता है। तो जो काम पहले स्पेशलाइज्ड स्किल और ट्रेनिंग मांगता था, अब वो सिर्फ एक क्लिक की दूरी में है। अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। हर साल 29 जून को भारत में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। इसका मेन मकसद है लोगों को ये बताना कि स्टैटिस्टिक्स का रोल प्लानिंग और डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। और ये दिन एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी का नाम से भी जुड़ा हुआ है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और वो इंडियन प्लानिंग सिस्टम में स्टैटिस्टिक्स को इंटीग्रेट करने के मेन आर्किटेक्ट थे। इस दिन का सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग मॉस्पी भी कहते हैं। और इस साल का थीम है 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। अब नेशनल सैंपल सर्वे एक ऐसा टूल है जिससे गवर्नमेंट को ग्राउंड लेवल डेटा मिलता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, पॉवर्टी एक्सेट्रा। और इसी डेटा के बेसिस पर नेशनल लेवल पॉलिसीज बनती है। जाने से पहले आपके स्क्रीन पर आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। टू डियर एस्पिरेंट्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।